नमस्ते। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के तमाम अधिकार खत्म कर दिए हैं। सरकार से सभी जातियों के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। सख्त शरिया कानून लागू है और अवहेलना करने पर कोड़े बरसाने से लेकर अंग काटने तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। यानी अफगानिस्तान में मानवाधिकार जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन इन सब के बीच भारत और तालिबान के बीच रिश्ते सामान्य हो चुके हैं और तालिबान की ख्वाहिश है कि भारत एक बार फिर से अफगानिस्तान में विकास कार्यों को शुरू करे। यानी भारत उस तालिबान के साथ रिश्ते बना रहा है जिसे उसने अभी तक मान्यता नहीं दी है। लिहाजा सवाल ये उठते हैं कि भारत ने नैतिकता की जगह विदेश नीति में व्यावहारिकता को क्यों तरजीह दी है। क्या धूर्त मुल्ला पॉलिसी को चाणक्य नीति से मात देने का एक कोई बड़ा गेम प्लान है। साल 2000 में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त विजय के नाम्बियार ने तालिबान के दूत मुल्ला अब्दुल सलाम जैद के साथ एक बैठक की थी और माना था कि काबुल में सत्ता पर काबिज तालिबान के साथ भारत के जुड़ाव की संभावनाएं नहीं हैं। नाम्बियार का मानना था कि तालिबान पाकिस्तानी तर्क के घेरे में मजबूती से फंसा हुआ है, जिससे भारत के लिए उनके साथ गंभीरता से जुड़ना मुश्किल है। लेकिन करीब 25 साल बीतने के बाद इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच दुबई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान विक्रम मिस्री के साथ कई भारतीय डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। साल 2021 में काबुल में अशरफ गनी की सरकार के पतन के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई थी। जाहिर तौर पर इसका मतलब यही है कि भारत तालिबान के साथ भागीदारी बना रहा है। 31 अगस्त 2021 को जब अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी थी, उसके कुछ घंटों बाद भारत ने तालिबान के साथ अपना पहला आधिकारिक संपर्क किया था। उस वक्त काबुल में सत्ता पर काबिज हुए तालिबान ने भारत से बातचीत का अनुरोध किया था, जिसके बाद भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तरकजई से भारतीय दूतावास में मुलाकात की थी। मोहम्मद अब्बास इस्तरकजई तालिबान के वो नेता हैं जिन्होंने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई की थी और भारत में रहने का उनके पास अच्छा खासा अनुभव था। इस्तरकजई को तालिबान की सरकार में उप विदेश मंत्री बनाया गया और उन्होंने उस दौरान कहा था कि भारत इस उप महाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तालिबान भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध अतीत की तरह ही जारी रखना चाहता है। लेकिन जब तालिबान की तरफ से बनाए गए सरकार में जातीय अल्पसंख्यकों और महिलाओं को कोई जगह नहीं दी गई तो भारत ने समावेशी व्यवस्था का आह्वान किया। आपको यह भी बता दें कि भारत और तालिबान के अधिकारियों के बीच हुई बैठक से कुछ दिन पहले तत्कालीन आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद तालिबान की सरकार बनाने में मार्गदर्शन देने के लिए काबुल गए थे। उसी साल सितंबर में भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों के रूप में वर्णित किया और पहली बार तालिबान को अफगानिस्तान का एक पक्ष स्वीकार किया। फिर दिसंबर 2021 में भारत ने अफगानिस्तान को 1.6 टन आवश्यक दवाइयां भेजी, जो नई दिल्ली में सत्तारूढ़ शासन को अफगानिस्तान के लोगों से अलग देखने के लिए किए गए राजनीतिक आह्वान का संकेत था। और इसके साथ ही भारत ने तालिबान के साथ बातचीत करने का एक रास्ता भी खोल दिया। जून 2022 की शुरुआत में पहली बार एक आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की देखरेख करने के लिए काबुल का दौरा किया। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी। उसी महीने के अंत में नई दिल्ली ने देश के पूर्व में खोस्त और पख्तीका प्रांतों में एक घातक भूकंप से प्रभावित अफगान लोगों के लिए सहायता भेजी थी और सहायता के वितरण का कोऑर्डिनेशन करने के लिए काबुल में दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात करने का कदम भी उठाया था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद भारत ने अपना दूतावास खाली कर दिया था। फिर अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में अफगान दूतावास में तैनात पूर्व सरकार के राजदूत ने संसाधनों और कर्मियों की कमी का हवाला देते हुए काम करना बंद कर दिया। अशरफ गनी सरकार की तरफ से नियुक्त राजदूत के दूतावास छोड़ने के बाद मुंबई और हैदराबाद में तैनात 2 अफगान राजनयिकों ने मिशन चलाने के लिए स्वेच्छा से काम किया और अब जनवरी 2024 में काबुल में स्थित भारतीय राजनयिकों ने मुत्तकी के साथ अपनी पहली बैठक की है।
तालिबान के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत में भारतीय अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि तालिबान भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार है और देश के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सहायता की तलाश कर रहा है। उन्हें शासन और क्षमता में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई प्रशिक्षित अफगान देश छोड़ चुके हैं। लिहाजा इस बैठक के दौरान जब भारत ने तालिबान के नेताओं के साथ महिलाओं के मुद्दे को नहीं उठाया और जब इसको लेकर सवाल उठे तो नई दिल्ली ने कहा है कि वह उस देश के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के लिए यथार्थवादी तरीके से काम करना ही जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अच्छा है क्योंकि दुनिया में खासकर अफगानिस्तान के आसपास काफी कुछ बदल रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। ईरान काफी कमजोर हो चुका है। रूस खुद यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है। लिहाजा भारत के लिए अब सबसे अच्छा रास्ता यही निकलता है कि तालिबान के साथ भागीदारी को आगे ले जाया जाए क्योंकि दांव पर अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा का भारतीय निवेश है। भारत की मुख्य चिंता सुरक्षा है और नई दिल्ली यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो पाए और तालिबान ने भारत को यह आश्वासन दिया है। भारत ने अफगानिस्तान को बड़ी मात्रा में मानवीय, चिकित्सा और खाद्य सहायता भेजी है और शरणार्थियों के पुनर्वास और क्रिकेट संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है जो निश्चित तौर पर व्यावहारिक है और इस फैसले को डिप्लोमेसी की जरूरत के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।